आज की हम वीडियो में कवर करेंगे जीएफआर के क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी एसओ एग्जाम 2019-20 में आए थे। 20 क्वेश्चंस के करीब जीएफआर से सवाल बने थे उस एग्जाम में। इस वाली वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे और एक पार्ट 2 बनाऊंगा इस वीडियो का, जिसमें हम अगले 10 सवाल उसको कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 सेट ए जो यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वैल्यू अबाउ व्हिच ऑल लॉसेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशंस और अदर वर्क्स caused by the fire, flood, cyclone, earthquake or any other natural cause shall be reported at once by the subordinate authority concerned to government through the usual channel। तो ऑप्शन है 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो आंसर है इसका 50,000। रूल मैंने डाल दिया, देखो आंसर में रूल नंबर 35 जो कि कहता है लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फायर, फ्लड एक्सेट्रा। तो बेसिकली कोई भी ऐसा लॉस जो 50,000 से ऊपर का है, नेचुरल कॉज से हुआ हो, वो आपको रिपोर्ट करना है एट वंस टू द गवर्नमेंट थ्रू यूजुअल चैनल्स। और कोई अदर एनी अदर लॉसेस शुड बी रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट हायर ऑफिसर या अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 92 इसमें डेफिनेशन ऑफ गुड्स पूछा था कि कौन सी नहीं है ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस दिए थे सॉफ्टवेयर, लाइव स्टॉक, कमोडिटी एंड पब्लिकेशंस। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 143 में डेफिनेशंस दे रखी है गुड्स की। तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लाइब्रेरी के लिए यूज़ होती है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती, जैसे कि बुक्स, पब्लिकेशंस एंड पीरियोडिकल्स। तो आंसर इज डी, पब्लिकेशंस। आप वीडियो पॉज करके देखना कि टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ गुड्स में क्या क्या आता है। मैं बता देता हूँ वैसे सारे के सारे ऑल आर्टिकल्स, मटेरियल, कमोडिटी, लाइव स्टॉक, फर्नीचर, फिक्चर्स, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, मेडिसिन, एयरक्राफ्ट, शिप्स, रेलवे, रोलिंग स्टॉक, ग्रुप ऑफ मशीनरीज, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, पेटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, बट इट एक्सक्लूड्स बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स फॉर अ लाइब्रेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 93 एडवांस पेमेंट से रिलेटेड। 4 स्टेटमेंट दे रखी है, पूछ रहे हैं कि कौन सी सही है। तो इसमें बता देता हूँ कि देखो आप एडवांस पेमेंट दे सकते हो अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। तो 40% वैल्यू जो होती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी और पीएसयू को आप दे सकते हो। 30% आप प्राइवेट फर्म को दे सकते हो एडवांस पेमेंट। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं। एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू प्राइवेट फर्म। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टू अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गलत स्टेटमेंट है। उस पीएसयू को आप 40% तक दे सकते हो। चौथी स्टेटमेंट है इन द केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये होता है कि जो मान लो एक 12 महीने का वो कॉन्ट्रैक्ट है तो आप 6 मंथ तक दे सकते हो। तो ये क्या स्टेटमेंट कहता है, इन द केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ एडवांस पेमेंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेएबल फॉर 3 मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। गलत स्टेटमेंट। तो तीसरी और चौथी गलत स्टेटमेंट। आंसर इज डी 1 एंड 2। मैंने एक्सप्लेन किया, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा। रूल 172 में लिखा है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। जनरली रूल ये कहता है कि आपको एडवांस पेमेंट नहीं देनी है। जनरली सर्विसेज वगैरह हो जाए या काम खत्म हो जाए उसके बाद ही आप पेमेंट रिलीज करो। लेकिन 2 कंडीशन है जिनमें आप एडवांस पेमेंट दे सकते हो। जैसे कि कोई आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर लाइक एएमसी आप करवा रहे हो एयर कंडीशन को सर्विसिंग के लिए, कंप्यूटर्स की सर्विसेज के लिए, वहाँ पर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो उस केसेस में आप एडवांस पेमेंट दे सकते हो। या एडवांस पेमेंट दे सकते हो अगर कोई फर्म डिमांड करती है अगेंस्ट फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। इसकी लिमिट्स मैंने आपको बताई दी थी, ये टेबल भी बनाई है, आप एक बार देख लेना। और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के पास पावर है, वो इसको रिलैक्स कर सकती है। लिमिट जो 30% 40% की लिमिट है विद द कंसल्टेशन विद देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। और जब भी आप एडवांस पेमेंट को रिलीज करो तो एक आप सेफगार्ड, एडिक्वेट सेफगार्ड जरूर मेंटेन करो इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटीज, ताकि नुकसान ना हो। और रूल 172 में दिया हुआ है पार्ट पेमेंट टू सप्लायर। इसमें क्या है कि दो चीज़ होती है कि हम कहते हैं कि आप मान लो कहीं से सामान मंगाया, आपने डिलीवरी मंगाई, तो उसने अपने अपने गोडाउन से डिस्पैच कर दिया। दूसरी चीज़ होती है कि वो आपके पास पहुंच गई। तो जो रूल ये कहता है कि जब वो अपने गोडाउन से डिस्पैच कर दे तो आप उसको पार्ट पेमेंट रिलीज कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपके पास आए, वो अपने गोडाउन से उसने डिस्पैच कर दी, वो आपको बताएगा प्रूफ कि मैं डिस्पैच कर चुका हूँ, तो आप उसको पार्ट पेमेंट रिलीज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर परचेज ऑफ गुड्स अदर देन ऑटोमोबाइल्स थ्रू द सप्लायर्स हैविंग लोवेस्ट प्राइस meeting the requisite quality specific and delivery period after mandatorily obtaining bids using online bidding or reverse auction tool provided on GEM portal। तो आंसर इज सी अबाउ 5 लाख। इसमें रूल नंबर 149 है जो जेम पोर्टल से रिलेटेड है। तो इसमें बता दूं जेम पोर्टल इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल है ये। इसमें आप ये इसको यूज़ करते हो टू परचेज कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए कंपलसरी जो भी आइटम्स जेम पोर्टल पर रजिस्टर है गुड्स या सर्विसेज आपको वहीं से प्रोक्योर करने हैं।
ठीक है, जेम पोर्टल पे जो क्रेडेंशियल्स हैं सप्लायर्स के वो मेंटेन करता है जेम स्पेशल पर्पस व्हीकल, लेकिन अगर रीजनेबिलिटी ऑफ प्राइस है ऑन जेम पोर्टल वो आपको सर्टिफाई करता है प्रोक्योरिंग अथॉरिटी। लिमिट्स क्या है? अप टू 25,000 ₹25,000 तक आपको सिर्फ कोई भी सप्लायर जो जेम पर है वो आपकी अगर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड को मीट कर रहा है तो आप उससे ले सकते हो, कोटेशन की जरूरत नहीं है। 25,000 से 5 लाख के बीच में आप जेम सेलर जिसका लोवेस्ट प्राइस होगा अमंग अवेलेबल सेलर्स ऑफ एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, कम से कम 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स का आपको प्राइस कंपेयर करना है जेम पोर्टल पे, जो कि आपकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड को मीट कर रहे हो। और इसमें आप ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑप्शन टूल भी यूज कर सकते हो, इवन फॉर लेस देन 5 लाख रुपीज। तीसरी लिमिट है 5 लाख से ऊपर, जो भी सप्लायर हैविंग लोवेस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन डिलीवरी पीरियड आफ्टर मैंडेटरीली ऑब्टेनिंग बिड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑप्शन टूल प्रोवाइडेड ऑन जेम, उस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी 5 लाख से ऊपर के लिए। तो क्वेश्चन यही था, आंसर 5 लाख हो गया। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आप बजट एस्टिमेट्स बना रहे होते हो तो आप नेक्स्ट ईयर में जो भी चीज़ें प्रोक्योर करने वाले हो उसका एक उसको अमाउंट उसमें बजट एस्टिमेट्स में डालते हो। तो जब भी आपका बजट अप्रूवल हो जाए तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जेम पोर्टल पर डालना होता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था या इस बार भी आया होगा पता नहीं। और इसमें आप जब भी आपको अगर रीजनेबिलिटी ऑफ प्राइस देखनी है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स टूल होता है जेम पोर्टल पर, उसको आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है इसका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म्स के रिगार्डिंग है कि जीएफआर का कौन सा फॉर्म आप यूज करोगे फॉर फॉर एसेट्स ऑफ हिस्टोरिकल या आर्टिस्टिक वैल्यू हेल्ड बाय म्यूजियम में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ऑप्शन दिए हैं देखो 24, 23, 22, 18, ये एक ही चैप्टर में से आए हैं, चैप्टर नंबर 7। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप हम 22 जीएफआर फॉर्म 22 यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स के लिए जैसे कि फर्नीचर फिक्चर्स। 23 हम यूज करते हैं कंज्यूमेबल्स के लिए जैसे कि स्टेशनरी केमिकल्स। और 24 हम यूज़ करते हैं दिस इसके लिए एसेट्स ऑफ हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक वैल्यू। और जीएफआर 18 यूज़ करते हैं हम लाइब्रेरी बुक्स के लिए। तो ये मैंने टेबल बना दिया, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द असेस्ड और रिजर्व प्राइस ऑफ द गुड्स शुड ऑर्डिनरी बी आस्क्ड टू बी फंडेड एज बिड सिक्योरिटी। कौन असेस्ड और रिजर्व प्राइस का कितना परसेंट आप बिड सिक्योरिटी मांगते हो बिडर से फॉर डिस्पोजल ऑफ गुड्स थ्रू एडवर्टाइज टेंडर। मैं आपको बता दूं डिस्पोजल ऑफ गुड्स जो भी आपके ऑब्सोलीट हो गए हैं उनके दो तरीके होते हैं डिस्पोज करने के लिए। अगर 2 लाख से ऊपर है उनकी वैल्यू तो आप एडवर्टाइज टेंडर निकालोगे या दूसरा पब्लिक ऑप्शन करोगे। और 2 लाख से कम है तो आप कोई भी मोड जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी को लगे वो यूज कर सकते हो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ओके तो इसमें दो चीज होती है, बिड सिक्योरिटी और एक अर्नेस्ट मनी। बिड सिक्योरिटी हम यूज करते हैं जब एडवर्टाइज टेंडर आप निकाल रहे हो तो आपने जो अमाउंट उस एडवर्टाइजमेंट टेंडर में लिखनी पड़ती है कि आपको कितनी आपने असेस्ट करी है। मान लो आपने असेस्ट करी है 3 लाख रुपए की वैल्यू, तो आप उसमें लिखोगे कि 3 लाख का 10% 30,000 रुपए एज अ बिड सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। और अब पब्लिक ऑप्शन आप कर रहे हो, आपका कुछ प्राइस है और पब्लिक ऑप्शन में एक प्राइस चूज हुआ जो स्ट्रोक ऑफ हैमर आपने कोई सिलेक्ट कर ली कि इसको ये जब सामान जा रहा है तो उससे हम अर्नेस्ट मनी लेते हैं, वो होती है 25%। तो ये 10% और 25% याद रखना। तो इसका तो आंसर 10% है। अगर इसी में चेंज हो जाता है कि बिड सिक्योरिटी की जगह अर्नेस्ट मनी हो जाती और डिस्पोजल ऑफ गुड्स एडवर्टाइज टेंडर की जगह पब्लिक ऑप्शन हो जाता तो ये आंसर 25% हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ये रूल नंबर 219 डिस्पोजल थ्रू एडवर्टाइज टेंडर और रूल नंबर 220 डिस्पोजल थ्रू ऑप्शन, ये मैंने लिख दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्राइस पेबल फॉर सप्लाईज और सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सप्लाईज और सर्विसेज कंसर्न प्लस प्रॉफिट आइदर एट द फिक्स्ड रेट पर यूनिट और एट अ फिक्स परसेंटेज। इसका आंसर है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर जाना, रूल नंबर 225 देखना, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, एक बार पढ़ लेना, बहुत छोटा चैप्टर है, क्वेश्चन आता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स फंड्स टू incur unforeseen expenditure in excess of its sanctioned grant and there is no sufficient time for the voting of the supplementary demand and the passing of the connected appropriation bill before close of the financial year, the ministry may obtain funds through advance। तो एडवांस आप कहाँ से ले सकते हो? आप ले सकते हो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से। जब भी आपके पास टाइम नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री ग्रांट को वोट करवा पाओ और फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज होने वाला है और आपको चाहिए पैसे किसी न्यू सर्विस पे या एक्सेस आपका खर्चा हो गया है तो आप कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आप एडवांस ले सकते हो। ये रूल 67(1) में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। और भी इसके दो रूल और हैं, मैंने कोट कर दिए इधर, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का अगेन क्वेश्चन आ गया, तो स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। पहली स्टेटमेंट है ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एश्योरेंसेज ऑफ प्रॉपर्टी मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन
शैल बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके या एश्योरेंसेस बनते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। दूसरा स्टेटमेंट है द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रिसाइज, डेफिनेट एंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। भाई कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एम्बिगियस तो हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है इन केसेस वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट यूज्ड, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस शुड बी टेकन इन ड्राफ्टिंग द क्लॉजेज इन द कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज नहीं कर रहे हो तो आपको लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। चौथा है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वेयर नेसेसरी शुड बी एग्जीक्यूटेड विद इन 2 वीक्स ऑफ द इशू ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। तो इसका ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एग्जीक्यूट होती है विद इन 21 डेज ऑफ द इशू ऑफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत, 1, 2 एंड 3 इज राइट आंसर इज ए। इसको मैंने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट्स का, आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, काफी मटेरियल इसमें आंसर में है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इस वीडियो का आखिरी सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इन इज वेस्टेड विद द पावर्स टू ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी इंक्लूडिंग दोज ऑन एक्सटर्नल बोरिंग। हमेशा ध्यान रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी का जो भी मैटर है वो बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखती है। तो आंसर इज ए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। रूल 227 में लिखा हुआ है बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक। कई बार क्वेश्चन आ सकता है बजट डिवीजन, इस बार ऑप्शन दे दिया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये ध्यान रखना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल होगी, और पार्ट 2 मैं इसका भी बनाऊंगा, वो भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको अगले जो सवाल हैं 101 से 110 वो आप वहाँ देख सको। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।